नॉर्मली देखा जाए तो जब किसी की हड्डी टूटती है तो प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है ना? हाँ बिल्कुल, एक एक्सरे होता है और डॉक्टर बता देता है कि कहाँ दिक्कत है। एग्जैक्टली उस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म पर एक क्लीन सफेद लाइन दिखती है और डॉक्टर पॉइंट करके कहता है कि यहाँ फ्रैक्चर है। एकदम क्लियर, बाइनरी और स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रॉब्लम आई, आइडेंटिफाई हुई और सोल्यूशन मिल गया। सही बात है। और उस क्लैरिटी में एक सुकून होता है। इंसानी फितरत ही यही है कि हमें हर चीज वेल डिफाइंड और क्लियरली कैटेगराइज्ड पसंद आती है। लेकिन क्या हो जब फ्रैक्चर किसी फिजिकल हड्डी का ना हो? मतलब क्या हो अगर वो फ्रैक्चर एक 9 करोड़ रुपए के क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट का हो? ओह, ये तो काफी कॉम्प्लेक्स टेरिटरी हो गई। है ना? और उस फ्रैक्चर की वजह कोई ऑन फील्ड इंजरी ना हो, बल्कि दो देशों के बीच चल रही बॉर्डर पॉलिटिक्स हो। अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल, क्योंकि वहां कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता। एग्जैक्टली हमें एक ऐसी धुंध, एक ऐसे कोहरे में कदम रखते हैं जहां कुछ भी क्लियर नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां क्रिकेट की पिच पर सिर्फ बॉल स्पिन नहीं होती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस और करोड़ों बच्चों का फ्यूचर भी स्पिन होता है। बहुत ही आप्त एनालॉजी दी है आपने। शुक्रिया। तो सुनने वालों का हमारी इस गहरी चर्चा यानी आज की इस डीप डाइव में स्वागत है। आज डेट है मंडे 23 मार्च 2026 और हमारे डेस्क पर आज सॉसेस का एक बहुत ही हैवी स्टैक है। काफी हैवी है, मैंने देखा। हाँ, मतलब विकिपीडिया का IPL 2026 पेज है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ऑमकॉम न्यूज, क्रिकेट वर्ल्ड और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इन डेप्थ फील्ड रिपोर्टिंग है हमारे पास। ये सोर्सेस का एक बेहद खास और डाइवर्स कलेक्शन है। एक ऐसी तस्वीर जो स्पोर्ट्स की मेगा इकोनॉमी से शुरू होती है और ग्राउंड लेवल एजुकेशन तक जाती है। सही कहा। आज का मिशन बहुत क्लियर है। आज का मिशन है भारत के स्पोर्ट्स और एजुकेशन लैंडस्केप को समझना, देखना कि कैसे IPL जैसी मेगा लीग्स जियोपॉलिटिक्स से टकरा रही हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर एथलीट्स कैसे नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम में क्या मैसिव चेंजेस आने वाले हैं। ये एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है। तो सही। ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं। शुरुआत करते हैं इस टूर्नामेंट से जिसने पिछले 2 दशकों से स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन ही बदल दी है। इसी हफ्ते 28 मार्च को इंडियन प्रीमियर लीग का 19th एडिशन किक ऑफ होने जा रहा है। ओह यस, क्रिकेट फीवर इज बैक। बिल्कुल। RCB डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह उतरेगी इस बार और इस साल टूर्नामेंट 84 मैचेस तक एक्सपेंड हो चुका है। 84 मैचेस, वाओ, एक मैसिव स्केल है ये। मैसिव तो है, लेकिन इस साल ग्राउंड पर पहली बॉल पड़ने से पहले ही एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक तूफान आ चुका है। और ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ये तूफान स्पोर्ट्स के दायरे के बिल्कुल बाहर का है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑक्शन में बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है किसी भी फ्रेंचाइज के लिए। एग्जैक्टली लेकिन अब अचानक से रहमान इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है और इसकी वजह उनका फॉर्म नहीं है, देश का माहौल है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले सुनने वालों को हम ये स्पष्ट कर दें कि हम यहाँ किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सोर्सेज में दी गई रिपोर्टिंग को न्यूट्रल तरीके से समझा रहे हैं। सही बात है, फैक्ट्स पर ही रहेंगे हम। हाँ, तो अगर हम पिछले कुछ महीनों की टाइमलाइन को ट्रेस करें तो लेट 2025 में बांग्लादेश में एंटी हिंदू वायलेंस और दीपू चंद्र दास की लिंचिंग की एक ट्रैजिक घटना हुई थी। इसके बाद भारत में एक एक्सट्रीम रिएक्शन देखने को मिला, जो कि एक्सपेक्टेड भी था ऐसे माहौल में। बिल्कुल। पब्लिक और पॉलिटिकल कॉल्स आने लगे कि बांग्लादेशी प्लेयर्स को IPL से पूरी तरह एक्सक्लूड किया जाए। और इस पब्लिक प्रेशर के बाद ही BCCI ने इंटरवीन किया। उन्होंने फॉर्मली KKR से रिक्वेस्ट की कि वो मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से रिलीज कर दे और उनकी जगह किसी रिप्लेसमेंट प्लेयर को ले ले। जिसके बाद KKR ने इफेक्टिवली इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और रहमान आउट हो गए। लेकिन एक सेकंड, मेरा यहाँ एक बड़ा पुशबैक है। हाँ बताइए। अगर हम इसको स्ट्रिक्टली बिजनेस और लॉ के लेंस से देखें तो KKR ने ऑक्शन में 9.2 करोड़ की बिड लगाई थी, राइट? KKR एक प्राइवेट फ्रेंचाइज है। क्या एक क्रिकेट बोर्ड अचानक से एक प्राइवेट एंटिटी को किसी वैलिड एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर मजबूर कर सकता है? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। मतलब लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और इतने बड़े पैसे का क्या होता है ऐसी सिचुएशन में? देखिए, ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है आपका, लेकिन यहाँ समझना होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट का इकोसिस्टम किसी नॉर्मल फ्री मार्केट की तरह काम नहीं करता। अच्छा, तो ये कैसे अलग है? ये प्योरली NOCs यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स पर चलता है। किसी भी प्लेयर को फॉरेन लीग में खेलने के लिए उसके होम बोर्ड और होस्टिंग बोर्ड दोनों की क्लियरेंस चाहिए होती है। ओह राइट, BCCI होस्टिंग बोर्ड है। एग्जैक्टली।
बीसीसीआई के पास टूर्नामेंट कंडक्ट करने का अल्टीमेट अथॉरिटी है। जब जियोपॉलिटिक्स एक फोर्स मेजॉर यानी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस बन जाती है, तो स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स सेकेंडरी हो जाते हैं। वाओ। ये एक हाई स्टेक्स चेस गेम की तरह है, जहां प्लेयर्स पॉन्स हैं और नेशनल बोर्ड्स ग्रैंड मास्टर्स। ये तो बिल्कुल किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसा लग रहा है, जहां रियल वर्ल्ड न्यूज अचानक से एक स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट को इंटरप्ट कर देती है। और इस चेस गेम में दोनों तरफ से अग्रेसिवली चालें चली जा रही हैं। पूरा देश, सोशल मीडिया और पॉलिटिकल अरीना ओपनली दो हिस्सों में बंट गया है। लेकिन क्या इस सब में स्पोर्ट्स का नुकसान नहीं हो रहा? नुकसान तो हो रहा है, और इसी बात पर स्ट्रॉन्ग आलोचना भी हुई है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने एक्सप्लिसिटली पूछा कि इस अचानक बैन से हम आखिर सजा किसको दे रहे हैं। एक बहुत वैलिड सवाल है ये। हाँ, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मदन लाल और बांग्लादेश के फॉर्मर कैप्टन्स खालिद महमूद और मोहम्मद अशरफुल ने इस डिसीजन को हेवीली क्रिटिसाइज किया। उनका मानना है कि टैलेंट और पॉलिटिक्स को मिक्स करना खेल की आत्मा के खिलाफ है। सही बात है, स्पोर्ट्स तो लोगों को जोड़ने के लिए होता है। लेकिन इसके सपोर्टर्स भी तो थे, राइट? बिल्कुल। दूसरी तरफ इस कदम का स्ट्रांगली डिफेंस भी किया गया। फॉर्मर क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के पुराने एक्सक्लूजन का हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट देते हुए इस मूव को जस्टिफाई किया। ओह, मतलब उन्होंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया। हाँ, और बीजेपी लीडर संगीत सिंह सोम जैसे पॉलिटिशियंस ने इसे नेशनल इंटरेस्ट में एक जरूरी स्टैंड बताया। और इस एक एक्शन का रिपल इफेक्ट देखिए। ऐसा नहीं है कि बात वहीं खत्म हो गई मुस्तफिजुर रहमान के निकलने पर। ये आग पूरी तरह फैल चुकी है। वैसे क्या अपडेट है इस रिपल इफेक्ट का? सोर्सेज के मुताबिक बीसीसीआई ने इंडिया का अपकमिंग बांग्लादेश टूर ऑफिशियली होल्ड पर डाल दिया है। बड़ी खबर है ये। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिटेलिएशन में बांग्लादेश ने आईसीसी से फॉर्मली रिक्वेस्ट की है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के जो मैचेस इंडिया में शेड्यूल्ड हैं उन्हें किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किया जाए। ओह वाओ, ये तो बहुत बड़ा एस्केलेशन है। और सबसे बड़ा ब्लो सुनिए, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अपने देश में आईपीएल का टीवी और डिजिटल ब्रॉडकास्ट ही बंद कर दिया है पूरी तरह से। एक प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट बैन से शुरू हुई बात अब मल्टीपल नेशंस की सॉफ्ट पावर वॉर बन चुकी है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हमें अब इस सॉफ्ट पावर की डेफिनेशन अपडेट करनी पड़ेगी। कैसे? पहले खेल को सिर्फ रिलेशन सुधारने का एक मीठा तरीका माना जाता था, लेकिन आज स्पोर्ट्स लीग्स एक वेपनाइज्ड डिप्लोमेटिक टूल बन चुकी हैं। जब फ्रेंचाइजेस करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, तो वो सिर्फ स्विंग या यॉर्कर नहीं खरीद रही होती, वो उस प्लेयर की जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर भी बेट कर रही होती हैं। बाप रे, ये पर्सपेक्टिव तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और जब टेंशन्स बढ़ती हैं तो मेरिटोक्रेसी इफेक्टिवली विंडो के बाहर चली जाती है। इंटरनेशनल चेस बोर्ड के इस मैसिव ड्रामा से निकलकर अब जरा डोमेस्टिक ड्रेसिंग रूम के माइक्रो पॉलिटिक्स पर आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है प्रेशर से बॉर्डर पर नहीं, फ्रेंचाइज के इंटरनल डिसीजंस में भी भरा पड़ा है। आप राजस्थान रॉयल्स की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली। राजस्थान रॉयल्स का ही केस लेते हैं। संजू सैमसन उनके कैप्टन थे, वो ट्रेड होकर सीएसके चले गए। अब मैनेजमेंट ने रियान पराग को फुल टाइम कैप्टन बना दिया है, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन रहा है। बहुत कंट्रोवर्शियल। और इस फैसले पर फॉर्मर इंडियन ओपनर और सिलेक्टर क्रिस श्रीकांत ने बहुत शार्प और पब्लिकली हार्श क्रिटिसिज्म किया है। श्रीकांत के वर्ड्स सच में काफी डायरेक्ट थे। उन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया कि पराग को राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइज में एक राजा की तरह ट्रीट किया जाता है। एक राजा की तरह? ये थोड़ा हार्श नहीं है? हर्ष है, लेकिन उन्होंने स्टैट्स का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन में पराग ने 8 मैचेस में कैप्टनसी की, जिसमें उन्होंने 393 रन्स बनाए एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 166.52। देखा जाए तो नंबर्स तो ठीक हैं। नंबर्स ठीक हैं, लेकिन टीम ने सीजन में 9th पोजीशन पर फिनिश किया। ये बॉटम ऑफ द टेबल है। श्रीकांत ने यहां तक कह दिया कि आरआर एक 50-50 टीम है जो अंदर से सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो सकती है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट? ओ माय गॉड। हाँ, उनका मानना है कि आरआर आने वाले सीजन में पूरी तरह से यशस्वी जायसवाल और उस 15 साल के बैटिंग प्रोडिजी वैभव सूर्यवंशी पर ओवर रिलायंट है। श्रीकांत का पॉइंट समझ आता है, लेकिन मैं इस सिचुएशन पर थोड़ा और पुशबैक देना चाहती हूँ। इज गिविंग कैप्टनसी टू अ यंग प्लेयर ओवर एक्सपीरियंस स्टार्स लाइक जडेजा अ मास्टर स्ट्रोक या फिर ब्लाइंड फेथ? आप जडेजा का रेफरेंस क्यों दे रही हैं आप? क्योंकि आरआर ने इस साल ऑक्शन में रविंद्र जडेजा को खरीदा है। एक ऐसा प्लेयर जो मल्टी टाइम चैंपियन है, जिसके पास प्रेशर सिचुएशंस का इमेंस इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। एक ऐसी टीम जहां जडेजा जैसा वेटरन मौजूद हो, वहां रियान पराग जैसे रिलेटिवली यंग और इनकंसिस्टेंट प्लेयर को लीडरशिप देना, मतलब इसके पीछे आखिर चल क्या रहा है? ये मॉडर्न फ्रेंचाइज क्रिकेट का सबसे बड़ा डिलेमा है। देखिए, ये प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर की जंग है।
जडेजा अनडाउटेडली एक इमीडिएट मैच विनर हैं, लेकिन फ्रेंचाइज अब सिर्फ एक सीजन नहीं देखती, उन्हें एक डेकेड लॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी चाहिए होती है। जैसा सीएसके ने धोनी के साथ किया या एमआई ने रोहित के साथ किया था। एग्जैक्टली। आरआर लगता है पराग में अपना फ्यूचर डेकेड देख रही है। चाहे वो ग्राउंड पर जीते या हारें, फ्रेंचाइज मॉडल की इकोनॉमिक्स अपने आप में एक अलग ही अनस्टॉपेबल बीस्ट बन चुकी है। इकोनॉमिक्स तो इनसेन है आजकल। सच में, जरा नंबर्स पर गौर कीजिए। टाटा ग्रुप ने 2500 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप फिर से रिन्यू कर ली है। 2500 करोड़, वाह। और प्लेयर्स की बात करें तो कैमरन ग्रीन को केकेआर ने 25.20 करोड़ में खरीदा। और कैमरन ग्रीन तो फिर भी इंटरनेशनल स्टार है, राइट? यहाँ असली शौका तो अनकैप्ड प्लेयर्स का था मेरे लिए। आप प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा की बात कर रही हैं? बिल्कुल। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा जैसे प्लेयर्स को सीएसके ने 14.20 करोड़ हर एक को देकर खरीदा। जो लोग क्रिकेट कम फॉलो करते हैं, सुनने वालों, मैं उन्हें बता दूं कि अनकैप्ड का मतलब होता है वो प्लेयर्स जिन्होंने आज तक अपने देश की सीनियर नेशनल टीम के लिए एक भी मैच नहीं खेला है। सही बताया आपने, जीरो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। हाँ, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जीरो है और फिर भी इनकी बोली 14 करोड़ के पार चली गई। ये फ्रेंचाइजेस आखिर इनमें देखती क्या है, मुझे समझ नहीं आता। वो रॉ डेटा और हाइपर स्पेसिफिक स्किल सेट्स देखती हैं। एक अनकैप्ड प्लेयर जो डोमेस्टिक सर्किट में कंसिस्टेंटली डेथ ओवर्स में 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यॉर्कर डाल रहा है, वो टीम के आने वाले 3 सीजन सॉल्व कर सकता है। अच्छा, मतलब टारगेटेड पोटेंशियल खरीद रहे हैं वो लोग। एग्जैक्टली। और इकोनॉमिक्स का ये दायरा अब सिर्फ बड़े मेट्रोज या महंगे स्टेडियम्स तक सीमित नहीं है। बीसीसीआई को पता है कि उनकी अगली ग्रोथ वेव कहां से आएगी। कहां से आएगी? टियर 2 सिटी से। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने आईपीएल फैन पार्क्स लॉन्च किए हैं। फर्स्ट 3 वीकेंड्स में 15 टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ये पार्क सेटअप होंगे, जिनके नाम सोर्सेज में मेंशन थे कुछ, रोहतक, मथुरा, राइट? हाँ, रोहतक, मथुरा, नादिया, तुमाकुरू, कृष्णानगर जैसे शहरों में ओपन एयर स्क्रीनिंग्स होंगी। फ्री एंट्री, किड जोन्स और म्यूजिक होगा वहां। ओके, यहाँ मैं स्लाइटली डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूंगी। बोलिए। बीसीसीआई कहती है कि ये कम्युनिटी बिल्डिंग है, बट लेट्स बी रियल हियर। क्या ये सिर्फ एक सिनिकल कॉर्पोरेट प्लॉय नहीं है? मेट्रोज कंप्लीटली सैचुरेट हो चुके हैं, वहां के स्टेडियम्स वैसे ही फुल हैं। तो क्या ये सिंपली लोअर इनकम या टियर 2 टाउन से एक्स्ट्रा रेवेन्यू निचोड़ने का तरीका नहीं है, जहां लोग महंगे स्टेडियम टिकट्स अफोर्ड नहीं कर सकते? आपका स्केप्टिज्म बिल्कुल नेचुरल है और बिजनेस एंगल तो 100% वहां है, कोई एनजीओ तो चल नहीं रहा। वही तो। लेकिन अगर हम इसको कंज्यूमर साइकोलॉजी के लेंस से देखें तो इसका इम्पैक्ट रियल है। एक फैन पार्क में सिर्फ बड़ा पर्दा नहीं होता, म्यूजिक है, फेस पेंटिंग है, 360 डिग्री फोटो बूथ्स हैं। ये एक आइसोलेटेड टीवी व्यूअर को उस फ्रैंचाइज की ट्राइब का हिस्सा बना देता है। ट्राइब का हिस्सा, दैट मेक्स सेंस। जब एक छोटे शहर का यूथ वहां भीड़ के साथ चिल्लाता है तो वो सिर्फ मैच नहीं देख रहा, वो उस ब्रांड के साथ एक डीप इमोशनल इन्वेस्टमेंट बना रहा है। बिजनेस के लिए ये स्ट्रोक ऑफ जीनियस है और पब्लिक के लिए एक अफोर्डेबल फेस्टिवल। ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखिए यहाँ। एक तरफ आईपीएल के ये 25 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स और फैन पार्क्स का कॉर्पोरेट ग्लैमर है, और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जहां कोई ग्लैमर नहीं है, फंडिंग के नाम पर स्ट्रगल्स हैं, लेकिन प्योर ग्रिट और पैशन के दम पर रियल ग्रास रूट्स एथलीट्स अंतर्राष्ट्रीय बैरियर्स तोड़ रहे हैं। यहाँ मेरी नज़र 24th नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर है, जो अभी कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में कंक्लूड हुई है। ये सच में एक बहुत बड़ा इवेंट था ना? 28 स्टेट से लगभग 1460 एथलीट्स ने हिस्सा लिया इसमें। और वहां से जो इंडिविजुअल स्टोरीज निकल कर आई हैं वो सच में आपको अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर देती हैं। खासतौर पर राजस्थान की खुशबू गिल की रिमार्केबल अचीवमेंट। ओ वाओ, खुशबू की कहानी सच में गूज़बम्स देने वाली है। सुनने वालों, खुशबू ने वुमेन्स शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। और सिर्फ जीता नहीं है। हाँ, सिर्फ जीता नहीं, 11.58 मीटर्स के मैसिव थ्रो के साथ अपना ही बनाया हुआ नेशनल रिकॉर्ड दोबारा तोड़ दिया। यहाँ पर उनका इवेंट कैटेगरी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। उन्होंने F20 कैटेगरी में कम्पीट किया था। जिसका मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, F20 का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। यानी खुशबू सिर्फ एक फिजिकल स्पोर्ट में मेहनत नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्हें कॉग्निटिव चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है रोज। ऊपर से उनकी लाइफ में सिवियर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स यानी भारी गरीबी रही है। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग और इंस्पायरिंग दोनों हैं। एब्सोल्युटली। सोचिए, दिमागी चुनौती और गरीबी का डबल बैरियर, और फिर भी 11.58 मीटर्स का रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो। उन्हें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक सपोर्ट कर रहा है अब,
और द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर सेनी उनकी ट्रेनिंग लीड कर रहे हैं। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से जोड़ें तो ये सफलता आइसोलेशन में नहीं हो रही है, ये एक बहुत बड़े सिस्टमैटिक शिफ्ट का नतीजा है भारत में। कैसा शिफ्ट? डेटा खुद बोलता है, देखिए लंदन 2012 पैरालंपिक्स में इंडिया के पास सिर्फ एक मेडल था। सिर्फ एक? ओके। और पेरिस 2024 आते आते हम 29 मेडल्स पर खड़े थे। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये ग्रासरूट स्काउटिंग, टारगेटेड कॉर्पोरेट CSR इनिशिएटिव्स और इन एथलीट्स की शेयर आयरन विल का कॉम्बिनेशन है। अब अगला निशाना LA 2028 ओलंपिक्स और 2030 में प्रपोज्ड अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स है। एक मेडल से 29 मेडल्स का सफर बिल्कुल वैसा है जैसे एक गराज में चलने वाली छोटी सी स्टार्टअप कंपनी एक ही दशक में सीधा यूनिकॉर्न बन जाए। अनबिलीवेबल ग्रोथ है ये। और स्पोर्ट्स में इस शिफ्ट का सबसे क्लियर वैलिडेशन हमें रीसेंट TUSA 2025 यानी टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में मिला, जो अभी लखनऊ में आयोजित हुए। वहां का एक फ्रेम सच में मेमोरेबल था, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। बिल्कुल। उस स्टेज पर जो पैरिटी थी, जो सच्ची बराबरी दिखी, वो हिस्टोरिकल थी। एक ही इवेंट में मेन स्ट्रीम स्टार्स जैसे स्मृति मंधाना और शूटर सम्राट राणा को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का टॉप ऑनर मिला। शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर बने। और नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर बने। हाँ, और ठीक उन्हीं के साथ बिल्कुल उसी ब्राइट स्पॉटलाइट में पैरा एथलीट्स को भी इक्वल पेडिस्टल पर रखा गया। शीतल देवी, जो दुनिया की बेहद रेयर आर्मलेस आर्चर हैं, और सुमित अंटिल, हमारे चैंपियन जैवलिन थ्रोअर, इन दोनों को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ये सच में माइंडसेट शिफ्ट दिखाता है। एग्जैक्टली। और उनके साथ लेजेंड्स मिथाली राज और PR श्रीजेश को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। एक जमाना था जब पैरा स्पोर्ट्स को सिंपैथी के लेंस से देखा जाता था। आज शीतल देवी जब बिना हाथों के परफेक्ट बुलजाई मारती हैं तो लोग सिंपैथी नहीं फील करते, लोग उनके एथलेटिक एक्सेलेंस से इंटिमिडेट होते हैं। एग्जैक्टली। और इस एथलेटिक एक्सेलेंस या किसी भी तरह की सोसाइटी लेवल एक्सेलेंस की ना एक सॉलिड फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन मतलब, मेरा मतलब है कि चाहे वो 15 साल का वैभव सूर्यवंशी हो जो IPL में ओपनिंग करने के सपने देख रहा है, या खुशबू गिल हो जो नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, इन सब की जर्नी आखिर कहाँ से शुरू होती है? उनके क्लासरूम से। ओह राइट, एजुकेशन। हाँ, जो हमें हमारे डीप डाइव के फाइनल और शायद सबसे क्रूशल पॉइंट पर ले आता है। दी अल्टीमेट फाउंडेशन, एजुकेशन। चाहे बच्चा आगे चलकर खेले, कोडिंग करे या बिजनेस चलाए, आधार तो यही बनता है। और कल यानी 24 मार्च 2026 का दिन राजस्थान के लिए एक बहुत मॉन्यूमेंटल दिन होने वाला है, जैसा कि सोर्सेज ने कंफर्म किया है। हाँ, कल राजस्थान बोर्ड यानी RBSC अपने 5th और 8th ग्रेड के रिजल्ट्स ऑफिशियली डिक्लेयर करने वाला है। और सुनने वालों, इसके स्केल का अंदाजा लगाइए जरा। 26 लाख से ज्यादा बच्चों ने ये एग्जाम्स दिए हैं। 26 लाख बच्चे? ये नंबर ही अपने आप में स्टैगरिंग है। 2.6 मिलियन बच्चों का डेटा एक सिंगल वेब पोर्टल पर हैंडल करना अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल फीट है। लेकिन इस प्रोसेस का सबसे बड़ा टेक अवे इसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इसका सोशो इकोनॉमिक डेटा है। यहाँ मैं ना आपसे एक मैक्रो सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। एक जमाना था जब देश में प्राइमरीली 10th और 12th में हाई स्टेक्स बोर्ड एग्जाम्स होते थे। अब हम स्टेट लेवल पर 5th क्लास के यानी 10-11 साल के बच्चों का रिजल्ट सेंट्रली निकाल रहे हैं। क्या इतनी छोटी उम्र में स्टेट लेवल टेस्टिंग एक अननेसेसरली अर्ली प्रेशर क्रिएट नहीं करती? इस मैसिव एक्सरसाइज का आखिर कोर मकसद क्या है? ये बहुत डीप सवाल है आपका। देखिए, इसका मकसद बच्चों को स्ट्रेस देना नहीं है। ये असल में पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक सिस्टमैटिक ऑडिट है। सिस्टेमिक ऑडिट? कैसे? पॉलिसी मेकर्स ने ये रियलाइज किया कि अगर आप किसी बच्चे की फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को 5th ग्रेड में ट्रैक नहीं करते, तो 9th या 10th तक आते आते वो बच्चा सिस्टम से ड्रॉप आउट हो जाता है, क्योंकि लर्निंग गैप तब तक बहुत बड़ा हो चुका होता है। ओह, मेक सेंस। वो कैचअप नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। पिछले साल का डेटा देखिए, 5th क्लास का पास रेट 97.30% था और 8th क्लास का 95.72%। जब सरकार 26 लाख बच्चों को टेस्ट करती है, तो वो दरअसल स्टेट के भविष्य के वर्कफोर्स का हेल्थ चेकअप कर रही होती है। अगर फाउंडेशन लीक हो रही है, तो आपको 10th ग्रेड की बजाय 5th ग्रेड में ही पता चल जाएगा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने आज सोर्सेस के उस इतने बड़े स्टैक से क्या-क्या कवर किया है, जरा उसे एक फाइनल फ्रेम में देखते हैं। एक तरफ 25 करोड़ में बिकने वाले IPL प्लेयर्स हैं,
जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स इंटरनेशनल बॉर्डर पॉलिटिक्स के सामने मजबूर नजर आते हैं। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कैसे कॉर्पोरेट मशीनरी फैन पार्क्स के जरिए देश के छोटे कच्चे शहरों में क्रिकेट को एक इमोशनल प्रोडक्ट की तरह बेच रही है। वहीं दूसरी तरफ बिना किसी एक्सटर्नल ग्लैमर के एक पैरा एथलीट खुशबू गिल गरीबी और इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस को हराकर 11.58 मीटर्स का थ्रो करती हैं। और कल सुबह 26 लाख स्कूल के बच्चे अपने स्क्रीन्स के सामने बैठकर अपना रिजल्ट देख रहे होंगे, अपने नए सफर की शुरुआत कर रहे होंगे। बिल्कुल, और यही भारत के करंट लैंडस्केप की सबसे फैसिनेटिंग आत्मा है। सोचिए, जब एक छोटे शहर का बच्चा किसी आईपीएल फैन पार्क में लाइट्स और म्यूजिक के बीच मैच देखता है, या शाला दर्पण पोर्टल पर अपने मैथ्स के मार्क्स चेक करता है, या फिर खुशबू गिल जैसे किसी एथलीट को सारी मुश्किलों को दरकिनार करके नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखता है, तो वहां क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हम सिर्फ स्टेडियम्स और स्कूल जैसा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, या हम सच में देश भर में सपने देखने की क्षमता, मतलब द कैपेसिटी टू ड्रीम, को प्योरली डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं? इन सभी छोटी छोटी इवेंट्स का कलेक्टिव इम्पैक्ट ही उस नए इंडिया का आधार बन रहा है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। डेमोक्रेटाइजिंग द कैपेसिटी टू ड्रीम, ये वाकई एक बेहद पावरफुल और होप से भरा थॉट है। शुरुआत में हमने उस धुंधली और ब्रोकन एक्सरे मशीन की बात की थी। शायद हमारा सिस्टम आज भी थोड़ा मडी है, जियोपॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स है और फ्रैंचाइज क्रिकेट के इक्वेशंस मेसी हो सकते हैं। लेकिन जब आप एजुकेशन के रोबस्ट बेस, ग्रासरूट्स एथलीट्स के जुनून और स्पोर्ट्स के शेयर पैशन को एक साथ जोड़ते हैं, तो जो तस्वीर निकल कर आती है वो थोड़ी मेसी जरूर है, पर बेहद खूबसूरत, ऑर्गेनिक और जिंदा है। इन सवालों और नए ख्यालों पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से लेकर क्लास की बेंचेस तक रोज कुछ नया और गहरा घट रहा है। बस अपनी क्यूरियोसिटी को एक्टिव रखिए, पुरानी अजम्पशंस पर सवाल पूछते रहिए और अलग-अलग पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते रहिए। अलविदा।